केंद्र की रही भाजपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर अनेकों गलत एवं फर्जी केस दर्ज करा के हम सभी को जबरदस्ती इनकम टैक्स व सीबीआई आदि के जंजाल में फंसाकर हमारी छवि को धूमिल करने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत। ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को सत्ता में आने से जरूर रोकना है और खासकर यहाँ यूपी में तो इनको अपनी पार्टी बीएसपी की ही फिर से अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, नेता एवं कार्यकर्तागण, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की 19वीं पुण्यतिथि है और आज के ही दिन उनका लंबी बीमारी के कारण देहांत हुआ था, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज के हित में इनका समर्पित रहा संपूर्ण जीवन हमारे लिए हमेशा यादगार व अमर रहेगा। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज मेरे साथ साथ आप लोग भी अपार संख्या में अर्थात लाखों की संख्या में यहाँ यूपी की राजधानी लखनऊ में बीएसपी की रही सरकार द्वारा इनके सम्मान में निर्मित किए गए भव्य व अति विशाल मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल पर इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि आप लोगों को ये भी मालूम है कि इनके सम्मान में बनाए गए इस स्थल के कुछ हिस्सों की समय से मरम्मत नहीं होने की वजह से आप लोग भी पिछले कुछ समय से यहाँ इनकी प्रतिमा पर अपने पुष्प अर्पित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ मरम्मत का अधिकांश कार्य पूरा हो जाने के बाद इस बार मेरे साथ साथ आप लोग भी भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ लाखों की संख्या में इस स्थल पर मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे, जिसके लिए पार्टी आपकी बहुत आभारी है। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम
देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मत पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहां सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर, और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। यही नहीं, और भी स्थल थे, पार्क थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। तो तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मत का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ। तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रख रखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रख रखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कि जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे, तो उन्होंने इनके रख रखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर रख लिया। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया, उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। और अब मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी जो पंजाब राज्य के एक मध्यम दलित परिवार में पैदा हुए हैं, तो इनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने
भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूवमेंट से व इनके कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से देश के खासकर करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के भी हित में भारतीय संविधान में दिए गए कानूनी अधिकारों से प्रेरित होकर तथा उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर फिर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है। और इसके लिए उन्होंने यानी कि मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते व सरकारी नौकरी आदि सभी त्याग कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस अधूरे रहे कारवां को पूरा करने के लिए लगा दी है, जो बाबा साहब ने यहाँ देश के करोड़ों दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को ये कही थी कि मैंने, बाबा साहब ने क्या कहा था कि मैंने अपने कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से इन वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान में इन्हें स्वाभिमान के साथ जिंदगी व्यतीत करने व खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कानूनी अधिकार तो जरूर दिला दिए हैं, लेकिन उनका सही से पूरा लाभ लेने के लिए इन सभी वर्गों के लोगों को अर्थात बहुजन समाज के लोगों को आपस में एकजुट होकर व इन्हें अपने विशाल वोटों के जरिए यहाँ केंद्र एवं राज्यों की भी राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। तभी फिर इनका वास्तव में सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है और तभी फिर ये लोग स्वाभिमान के साथ अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि इस मामले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये कहना था कि देश में राजनीतिक सत्ता वह एक ऐसी मास्टर चाबी है जिसके जरिए इन वर्गों के लोग अपनी सभी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। साथ ही ये लोग भी यहाँ अन्य वर्गों की तरह पूरे आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन वर्गों के लोगों को जो भी रास्ते दिखाए तो वे उनके जीते जी तो पूरे नहीं हो सके थे, जिन्हें फिर उनके देहांत के बाद उन रास्तों पर चलने व उनके इस अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है और वे अपने जीते जी इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। और खासकर इन्होंने यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के नेतृत्व में कई बार सरकार बनाकर वे उत्तर प्रदेश सहित नजदीक के लगे राज्यों में भी पार्टी के कुछ सांसद व विधायक आदि भी जिताकर बाबा साहब के कारवां को काफी हद तक आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं बल्कि मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने से पहले उनकी ये दिली तमन्ना थी कि जहां आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जहां दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों की कुल मिलाकर आबादी काफी ज्यादा है, तो इन्हें यहाँ एकजुट होकर अकेले ही अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी। ये मान्यवर श्री कांशीराम जी की उनके देहांत होने से पहले ये दिली तमन्ना थी। तभी फिर इन वर्गों के लोग यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, जिनसे प्रेरित होकर फिर अन्य राज्यों में भी इन वर्गों के लोग खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तभी फिर यहाँ
बाबा साहब का काफी हद तक अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, लेकिन दुख की बात यह है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीते जीतो इनका ये सपना साकार नहीं हो सका था, जिसे फिर इनके देहांत के बाद सन 2007 में इनकी एकमात्र रही उत्तराधिकारी व पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अर्थात हमने यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के साथ साथ समता मूलक समाज व्यवस्था में विश्वास रखने वाले उच्च वर्गों के लोगों को भी साथ में लेकर इसे पूरा भी किया है। और सन 2007 में देश के विशाल आबादी वाले यूपी स्टेट में पहली बार हमने यहाँ अपनी पार्टी के अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। हालांकि पहले 3 बार हमने बनाई, वो मिली जुली सरकार थी, लेकिन चौथी बार हमने अकेले अपने बलबूते पर यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। जो यहाँ खासकर कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य जातिवादी पार्टियों को कतई भी अच्छा नहीं लगा है, जबकि इससे पहले केंद्र की रही भाजपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर व मेरे माँ बाप, भाई बहन एवं अन्य रिश्ते नातों आदि के ऊपर भी अनेकों गलत एवं फर्जी केस दर्ज करा के हम सभी को जबरदस्ती इनकम टैक्स व सीबीआई आदि के जंजाल में फंसाकर हमारी छवि को धूमिल करने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। इसके साथ साथ आगे चलकर इन सब मामलों में केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार ने भी हमें न्याय देने के बजाय बल्कि काफी उलझा दिया था, और तब फिर हमें इन सब के विरुद्ध मान्य कोर्ट में भी जाना पड़ा है, जहां हमें न्याय मिला है। इस प्रकार से ये सब भी हमें काफी कुछ झेलना पड़ा है, लेकिन ऐसे विकट व संघर्ष भरे हालातों में भी हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में सन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। और हमने यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को काफी हद तक साकार किया है, और इसके लिए हमने अपनी सरकार में यहाँ जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी व्यवस्था के शिकार रहे लोगों को, अर्थात सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के भी हित व कल्याण में अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनके नाम बदलकर उन्हें अब अन्य राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकारें भुना रही है, जबकि इसका वास्तव में असली श्रेय बीएसपी को ही जाता है। साथ ही हमारी पार्टी की रही सरकार ने दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों के हितों का सभी मामलों में पूरा ध्यान रखा है। खासकर आरक्षण का तो इन्हें पूरा लाभ दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि हमने यह अपनी सरकार में सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, वकीलों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ यहाँ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी हितों में काफी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनसे इन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। इनके साथ साथ हमारी पार्टी की रही सरकार ने प्रदेश में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को भी चुस्त व दुरुस्त करने के लिए यहाँ जाति, धर्म व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किए हैं, ताकि प्रदेश में अमन चैन व शांति व्यवस्था आदि कायम रहे, जिसकी प्रदेश में उस समय काफी जरूरत भी थी। साथ ही कानून व्यवस्था के मामले में हमने यहाँ हर स्तर पर अन्याय, अपराध व भय मुक्त वातावरण भी पैदा किया है।
इस प्रकार से हमारी पार्टी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार ने यहाँ सर्व समाज के लोगों को हर मामले में व हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही यहाँ काफी बेहतरीन सरकार दी है, जिसे प्रदेश की जनता अभी तक भी भुला नहीं पा रही है। और खासकर हमने रोटी रोजी देने के मामले में सर्व समाज में से यहाँ गरीबों, दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को काफी हद तक उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया है, जिनके यहाँ वर्षों से सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों की जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इतना ही नहीं बल्कि हमने वर्तमान केंद्र की सरकार की तरह अपने राजनीतिक स्वार्थ में इन्हें इनके टैक्स के पैसों से ही थोड़ा सा मुफ्त में राशन देकर इनको अपना गुलाम व लाचार नहीं बनाया है, अर्थात इनको दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रखा है। इसके साथ साथ हमारी पार्टी की रही सरकार ने देश में यहाँ बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर श्री कांशीराम जी, संत गुरु रविदास जी व गौतम बुद्ध आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है, जो ये सब यहाँ जातिवादी पार्टियों को कतई भी रास नहीं आ रहे हैं। और इस मामले में समाजवादी पार्टी तो सबसे आगे रही है। और अब ये समाजवादी पार्टी यहाँ अपने राजनीतिक स्वार्थ में जबरन पीडीए आदि की हवाई बातें करके इन वर्गों को गुमराह करने में लगी है, जबकि हमारी पार्टी की रही सरकार ने अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के नाम पर यहाँ प्रदेश में जिन जिलों, संस्थानों एवं योजनाओं आदि के नाम रखे थे, तो उनमें से काफी को तो सपा की रही सरकार ने बदल दिया है, जैसा कि शुरू में मैंने आप लोगों को बताया है। साथ ही हमने इन वर्गों के विकास व उत्थान में जो अनेकों महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की थी, तो उन्हें भी अधिकांश बंद कर दिया गया है। आरक्षण दिए जाने के मामले में भी सपा की रही सरकार ने यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हमेशा पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया है। इनके पदोन्नति में आरक्षण को तो इस पार्टी की रही सरकार ने एक प्रकार से यहाँ खत्म ही कर दिया था। इसके अलावा इनकी रही सरकार में यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को ही ज्यादातर बढ़ावा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ कानून व्यवस्था भी काफी बुरी तरह से चरमरा गई थी। और अब अधिकांश मामलों में लगभग यही स्थिति हमें यह वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी देखने के लिए मिल रही है, जबकि आजादी के बाद इनसे पहले यहाँ शुरू में काफी वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के रहे शासनकाल में तो इन वर्गों का हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि हुआ है। एक प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ यूपी में कांग्रेस पार्टी का भी ज्यादातर जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच के आधार पर ही शासन चलता रहा है। और सन 1975 में देश में लगी इमरजेंसी में तो कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने यहाँ बाबा साहब के संविधान को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया था, जिसकी आड़ में अब इस पार्टी के लोग आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। संविधान को हाथ में लेकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसद में भी चुनकर नहीं जाने दिया था। इसके अलावा केंद्र में इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था। इसके बाद फिर इनकी मूवमेंट को आगे गति देने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी को भी उनके देहांत के बाद केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी की भी सरकार ने एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। साथ ही इन्होंने देश में पिछड़े वर्गों की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया था, जिसे फिर बीएसपी के अथक प्रयासों से श्री बीपी सिंह जी की रही सरकार में ही लागू किया गया था। इसके साथ साथ उसी समय ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार अब बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों के भी शासनकाल में इन वर्गों का शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके अलावा इनकी सरकारों में भी जनता को लुभाने के लिए आए दिन घोषणाएं, शिलान्यास व उद्घाटन आदि तो काफी किए जाते हैं, लेकिन इनसे भी जनता को कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये कागजी व हवाई ज्यादा और जमीनी हकीकत में बहुत कम होते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों को पूरे देश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही अपनी पार्टी को ही हर मामले में मजबूत बनाकर इसे केंद्र एवं राज्यों की भी सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। और अब पार्टी के लोगों को यहाँ उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य जिन भी राज्यों में कुछ समय के बाद जो एक साथ विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो उनको वहां भी ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को सत्ता में आने से जरूर रोकना है। और खासकर यहाँ यूपी में तो इनको अपनी पार्टी बीएसपी की ही फिर से अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसे यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के षड्यंत्र व हथकंडे आदि इस्तेमाल करके इसे रोकने का हर संभव पूरा प्रयास करेगी। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि सन 2007 में यूपी में बीएसपी की ही अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद फिर बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की रही कार्यशैली से पूरे देश में बीएसपी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर फिर यहाँ सभी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी पार्टियों ने अंदर अंदर आपस में एकजुट होकर अपनी पार्टी को यहाँ सत्ता में वापस नहीं आने दिया है। साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी अपनी पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दिया है, क्योंकि बीएसपी के यहाँ अकेले ही सत्ता में आने पर यहाँ यूपी में सन 2007 में बीएसपी के यहाँ अकेले ही सत्ता में आने पर इनको ये डर था, सभी जो जातिवादी पार्टियां हैं इनको ये डर था कि यदि बीएसपी को आगे बढ़ने से नहीं रोका गया तो फिर ये पार्टी केंद्र की सत्ता तक भी जरूर पहुंच सकती है, जिससे घबराकर फिर बीएसपी को पुनः या सत्ता में आने से व पूरे देश में भी आगे बढ़ने से रोकने के लिए फिर हुआ ये कि इसके बाद फिर खासकर यूपी में जो भी विधानसभा व अन्य राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं, तो उन सभी चुनावों में यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने अपनी खासकर जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर वे अंदर अंदर आपस में एकजुट होकर तथा किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके फिर बीएसपी को इन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। सारी जातिवादी पार्टियां अंदर अंदर एक हो गई थी। एक होकर इन्होंने जहां जहां बीएसपी जीत रही थी तो वहां इनको हराया, जो विरोधियों के कैंडिडेट जीत रहे थे उनको इन्होंने अपना वोट ट्रांसफर कराया। इसके साथ ही
फिर बाकी रही से कमी ईवीएम में की गई धांधली के जरिए पूरी कर दी गई। जबकि वर्तमान हालातों में ईवीएम के काफी विरोध के चलते ये ईवीएम वाला सिस्टम कभी भी खत्म किया जा सकता है। अब ईवीएम का विरोध बहुत हो रहा है और फिर पुनः या बैलेट पेपर वाला सिस्टम लागू हो सकता है, इसकी भी काफी संभावना है। ऐसे में अब हमें हर स्तर पर हमेशा अपनी पार्टी को मजबूत बनाते रहना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब तो पूरे देश में विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए एक और षड्यंत्र ये रचा है कि अब विरोधी पार्टियों ने बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को बांटने के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके व उनके जरिए अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी काफी बनवा दिए हैं, जिनसे ये जातिवादी पार्टियां चुनाव में अपने अपने फायदे के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करवा के बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। और अब तो ये पार्टियां अंदर खुद अपने वोट ट्रांसफर करा के इनके एक आधी उम्मीदवार भी जिताकर भेज रही है, ताकि इससे दलितों का वोट बांटने में इनको कुछ मदद मिलती रहे। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को पुणे या यूपी में अपनी पार्टी को सत्ता में लाने व अभी हाल ही में बिहार प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में तथा आगे चलकर अन्य और राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने के लिए ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ दलित संगठनों व पार्टियों को अपने यार दोस्त, जात बिरादरी व रिश्ते नाते आदि के चक्कर में भी पड़कर अब इनको अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।